Good morning, one and all. Present in online session on virtual dynamics of sports. We are delighted and indeed honored with virtual presence of Arjuna Wadi, Shri Manoj Kumar ji, among us as a resource person. He started his career as young athlete and achieved great milestone in the young age of 27 as elite boxer. He belonged to a farmer family and his father battled two major wars in 1965 and 71. Manoj Kumar became national champion for the first time when he beat defending champion Som Bahadur in 2008. After that, he never looked back. He won the gold medal in 2010 Commonwealth Games and participated twice in Olympics. Currently, he is working as a sports officer in Indian Railway at Ambala. मनोज जी, हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आप हमें और हमारे विद्यार्थियों को अपने विचारों से संबोधित कर रहे हैं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सभी श्रोता आपकी बातों को न केवल ध्यान से सुनेंगे परंतु उस पर पूर्णतः अमल भी करेंगे। इसी बीच में मैं अपने एचओएस सर डॉक्टर पीपी सिंह सर, डॉक्टर अमरप्रीत सिंह जिन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हमें ज्वाइन किया हुआ है, डॉक्टर राजकुमार सर का भी स्वागत करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय के 3 होनहार खिलाड़ी कुमारी मंजू जो वर्ल्ड चैंपियन है, अंकित नरवाल, मोहित कताना जो एशियन मेडलिस्ट का हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना सेशन आप शुरू करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबको मेरी नमस्कार, राम राम। राम राम सर। अब विषय है कि मैं आपको मतलब किस विषय पर आप लोगों को बात करनी है। मैं मतलब कि आप जो बोलोगे मैं वही, आप जो पूछोगे मैं उसी का आंसर दूंगा। पहले सबसे पहले बात आती है खेल की, फिर आती है परिश्रम की और फिर आती है रिजल्ट की। तो आप लोग कहाँ से स्टार्टिंग मांगोगे, कहाँ से मतलब कि जो आप जानकारी आपको कौन से स्टार्टिंग करनी है, पूछना है। मतलब जानकारी आपको संघर्ष के बारे में पूछना है या मेहनत के बारे में पूछना है या परिणाम के बारे में पूछना है। सर आप अपनी मर्जी से मोटिवेशनल जो आप किसी भी विषय पे आप बोल सकते हैं, बट आप हार्ड वर्क के बारे में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, तो उसी के बारे में बता दीजिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग करता हूँ मेरी फैमिली से। मेरी फैमिली में हम ज्वाइंट फैमिली है मेरे चाचा जी, मेरे फादर इकट्ठे हैं स्टार्टिंग से। मेरे स्वर्गीय फादर श्री सेठ सिंह जी जो 2018 में जिनका स्वर्गवास हो गया था, और जिन्होंने हमेशा बचपन से हमें जात पात धर्म से ऊपर उठकर हमें हमेशा देश के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने जब स्टार्टिंग की आर्मी में, तो बटालियन रूट पे वो स्पोर्ट्स करते थे। स्पोर्ट्स करते करते उनकी स्पोर्ट्स में अच्छी रुचि थी कि बच्चे देश का नाम रोशन कैसे करें। उन्होंने खुद भी 65 और 71 की लड़ाई लड़ी देश के लिए, लेकिन वहां पर जब वीर चक्र के सम्मानित अशोक चक्र मिलना था उनको, लेकिन नहीं दिया गया, तो वो आर्मी 65 और 71 की लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने आर्मी में ही आवाज उठाई कि
मैं अकेला एक ऐसा बहादुर था जो पूरी बटालियन से अकेला जाकर आगे जाके पूरी बटालियन को ध्वस्त करने वाला था। तो मेरे नाम पर किसी और को भी चक्कर दिया गया तो उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया और मतलब कि गलत के खिलाफ थे वो स्टार्टिंग से। तो वो उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। तो उन्होंने वो सोचने के बाद बड़े भाई को कैथल के अंदर स्पोर्ट्स ज्वाइन कराया, पूरी फैमिली को साथ लेके कि सभी बच्चों को खिलाड़ी बनाना है और देश का नाम रोशन करना है। बड़े भाई को बॉक्सिंग स्टार्ट कराई, वहां पे कोच थे राजेंद्र सिंह सरदार जी। तो वहां पे जब बड़े भाई वहां पे कोचिंग करते ट्रेनिंग करते थे तो कई बार क्या था, हमारा ग्राउंड के पास घर था जिसके कारण बारिश या कुछ भी होने के बावजूद कोई घर से नहीं आता था, लेकिन हमारा ग्राउंड के पास घर था तो हमें ये बेनिफिट था कि बड़े भाई तब खुद भी जाते थे और जो हम रियल 3 ब्रदर हैं दोनों भाइयों को भी लेके जाते थे। तो वो जब बारिश में एक रिंग था, जब वो ट्रेनिंग करते थे तो मुझे कंधे में बिठाकर किट बैग में हुक डलवाते थे और बोले मेरा टाइम देख और मैं कर रहा हूँ। तो मैं उनको देखते देखते प्रेरित हुआ और मैं उनकी नकल करता था फिर जाने के बाद घर पे। तो नकल करते करते उस टाइम पे मैं ग्राउंड पे वैसे ही रनिंग करता था, जो रनिंग एथलीट थे उनके साथ दौड़ता रहता था, वो जंप मारते थे जिनके साथ उनके साथ जंप मार लेता था, रनिंग कर लेता था, एक्सरसाइज कर लेता था। लेकिन बड़े भाई को भी मैं बात करता था क्योंकि वो मेरे को अपने साथ रखते थे। दूसरे ब्रदर थे मेरे, वो भी साथ में ही खेलते थे, हम दोनों इकट्ठे जंप करते, एथलेटिक करते। लेकिन उसने थोड़ा ताकतवर था तो जूडो ज्वाइन कर ली। जूडो ज्वाइन कर ली तो मैं बॉक्सिंग देखता रहता था, बॉक्सिंग की नकल करता था। तो बड़े भाई ने मुझे बॉक्सिंग के लिए चुना। कैसे चुना मैं वो बताना चाहूंगा आपको। मैं नकल करता था तो मैं घर जाके एक्टिंग करता था उनकी, जैसे बच्चे फिल्मों की एक्टिंग करते हैं एक्शन कि ऐसे आज अमिताभ जी ने ऐसे मारा या आज सलमान खान जी ने ऐसे मारा, या ऐसे ही मैं भी एक्टिंग कर रहा था उनके कि बड़े भाई ने आज ऐसे मारा। तो ऐसे करते करते मेरा जब थोड़ा बहुत गलत होता था तो बड़े भाई मुझे बताते थे कि नहीं ये पंच है और ये पंच है। तो मुझे पूरा मतलब कि गाइडनेस दी तो मैं एक्सपर्ट था। वो जब मैं किसी बॉक्सिंग के बच्चे के आगे करता था तो बोलते थे कि तुझे भी बॉक्सिंग आती है, मैं कहा हाँ आती है। तो कई लड़कों ने मेरी मिलकर बोला आपको पता है स्पोर्ट्स में सब स्वार्थी बालक होते हैं, स्वार्थी बोले तो हंसी मजाक के शौकीन। तो उन्होंने बोला कि चलो इसको ये बॉक्सिंग की नकल ज्यादा करता है, इसको इसकी बॉक्सिंग कराते हैं, मैं करवा दो। बोला फाइट कर लेगा, मैं क्या कर दूंगा। तो मैंने ऐसे करते करते बॉक्सिंग की और मैंने उस लड़के को, वो लड़का था स्टेट मेडलिस्ट था और मेरे से ज्यादा बार वर्क का था, मेरे से ज्यादा वेट था उसका। मैंने उसको 1-5 बीट किया और उसकी नाकों से खून निकाल दिया। तो मैं और ज्यादा प्रेरित हो गया कि मैं ताकतवर हूँ और बॉक्सिंग अच्छी करता हूँ। तो बड़े भाई ने मुझे वहां से देखा और मुझसे पूछा कि बॉक्सिंग करेगा। तो मैं बोला हाँ करूंगा। बोले एक शर्त पर। जैसे बड़े भाई अच्छे प्लेयर थे, उनकी भी सोच बचपन से ही मेरे पिताजी के जैसी थी। वो देश से ही शुरुआत करते थे और देश के लिए ही सोचते थे। तो उन्होंने शुरू में ही मुझे पॉइंट दिया कि अगर 96 लेंडर पेस की फोटो थी अखबार में, मेडल आया था फर्स्ट टाइम टेनिस में। तो बोला ये लेंडर पेस है और ये फर्स्ट टाइम ओलंपिक में मेडल आया है और यहाँ तक जाएगा तो मैं बॉक्सिंग कराऊंगा तुझे।
बच्चा था मैं, जोशीला था, मेहनती था, तो बोला यहाँ तक जाएगा, ये ओलंपिक खेल होते हैं। मैं बोला हाँ मैं जाऊंगा। बोला उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बोला हाँ करूंगा। तो फिर ऐसे स्टार्टिंग मेरी गेम में हुई। और इसके बाद जब बड़े भाई भी अच्छे प्लेयर थे, हरियाणा में 95 और 96 में मैंने एथलेटिक करी, 97 के हाफ करी। तो हरियाणा में 97 में स्टेट हुई थी सब जूनियर हरियाणा, उसमें बड़े भाई चैंपियन हुए थे। और उनके साथ मतलब कि उनका सिलेक्शन हो रहा था नेशनल के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण वो सिलेक्शन नहीं हुआ। वो चैंपियन थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सरों को हराया था। जो नॉर्थ इंडिया की YMCA के उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छा टूर्नामेंट के बेस्ट बॉक्सर चैंपियन 2 लड़कों को हराया था। चैंपियन जो नेशनल चैंपियन थे और नॉर्थ इंडिया चैंपियन थे। उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ नेशनल में, तो थोड़ा सदमा उनको लगा। तो उन्होंने और मेहनत करी, हरियाणा में सीनियर स्टेट में फिर चैंपियन हुए, लेकिन मौके नहीं मिले। लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ मेरा लक्ष्य भी तय कर लिया था, क्योंकि काफी जिम्मेवारियां थी परिवार की, बड़े थे और पढ़ाई भी करनी थी उनको, खेल भी करना था, सब कुछ रखना था अपने साथ, और हमें जागरूक भी करना था, हमारी ट्रेनिंग भी करनी थी। तो एक होता है कि खुद कर लो या दूसरे को करवा लो। देखिए मैं मेहनत करूंगा तो मैं अपनी ही कर पाऊंगा, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने अपनी इच्छा मेरे में और मेरे दूसरे भाई में देखी, अपनी अपनी तमन्नाओं को, अपनी इच्छाओं को मारकर हमारे ऊपर ध्यान दिया। तो मुझे एक बेहतरीन बॉक्सर बनाने के लिए मेरे भाई ने, पहली बात तो भाई तो सबके अच्छे होते हैं, भाई तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, मुझे भाई के साथ साथ एक अच्छा गुरु मिला। उन्होंने मेरा भविष्य तय कर लिया था कि इसको ओलंपिक तक पहुंचाना है, लेकिन साथ में मेरी मेहनत के लिए, दिन रात एक करने के लिए कोई घर का बंदा ही चाहिए था। तो ऐसा चाहिए था जो हमजोली हो। मेरा जुड़वा ब्रदर मुकेश, जो कि उस टाइम पर हरियाणा का बेस्ट जुडाको प्लेयर था, बेस्ट जुडाको था। तो उसको मेरी याद के लिए उसको जुडो छुड़वा के बॉक्सिंग ज्वाइन करवाया, और वहां पर कोचिज की बगावत भी हुई कि एक हमारा बेस्ट जुडो वाले कोच ने जुडो के लिए बोला, और एक एथलेटिक वाले कोच ने मेरे अंदर भविष्य देखा था कि मेरा एक ये अच्छा एथलीट बनेगा किसी टाइम में जाके, और हमारा नाम रोशन करेगा। तो लेकिन बड़े भाई ने बॉक्सिंग चुनी मेरे लिए, और अपना भविष्य मेरे अंदर देखा। दूसरे और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए मुकेश भाई को, जो मेरे साथ बॉक्सिंग में इंटरनेशनल है और रेलवे में विभाग में ड्यूटी दे रहा है, उसको ज्वाइन जुडो छुड़वा के बॉक्सिंग ज्वाइन किया। छोटी छोटी बगावत हुई, लेकिन फिर भी बड़े भाई ने सब कुछ रिक्वेस्ट करके हमें दोनों भाइयों को रिंग में उतार दिया। दोनों की फाइट कराते थे, तब सब बच्चे रेस्ट करते थे, घर रहते थे, बारिश होती या कुछ होता, हमने कुछ नहीं देखा। मेरे भाई हमें दोनों को ले जाते थे और आपस में ही फाइट कराते थे। हम दोनों ऐसे जिद्दी थे कि एक दूसरे को मुक्का मारकर गिरा देते थे, लेकिन मतलब भाई भाई का दुश्मन देखना है तो बॉक्सिंग में देखो। मुकेश मेरे साथ मतलब कि ताकत में पावरफुल थे, जुडो गेम कर रखा था उन्होंने, रेसलिंग कर रखा था, वो पावरफुल ज्यादा थे। एक दिन उन्होंने मुझे पंच मार के गिरा दिया, तो बड़े भाई फाइट देख रहे थे, करवा रहे थे साथ में, तो उसको बड़े भाई ने फाइट रोक दी, बोला आप फाइट नहीं करनी। क्यों? उनको उनका लक्ष्य ऊपर तक ले जाना था मुझे, ओलंपिक खेल तक। तो मैं गिरा और रोने लग गया, मैं बोला नहीं फाइट नहीं रुकेगी।
मैं कहा जब मैं करूंगा वो सब फाइट रुकेगी। हम दोनों ऐसे फाइटर थे, दोनों ब्रदर। तो वो जबकि बॉक्सिंग में बाद में आया था मेरे, उस टाइम तक तो मैं 99 में नेशनल मेडलिस्ट हो लिया था, इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका था नेशनल कैंप में, मतलब कि 2 बार 99 और 2000 में कैंप ज्वाइन कर लिए थे, और मतलब कि बेहतरीन हो चुका था, जितना था उससे भी बेहतर बॉक्सिंग कर चुका था मैं। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई ने जुडो छुड़वा के मुकेश की, दूसरे भाई की, और बॉक्सिंग करवाई बहुत जल्दी। मतलब कि चैलेंज एक्सेप्ट किया कोचिज का जो बगावत कर रहे थे, और उसको 3 महीने के अंदर हरियाणा स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट बनाया। वो ऐसा बॉक्सर था कि वो तुरंत मारता था तो गिराता था बॉक्सर को, पावर थी उसके अंदर ज्यादा। तो ऐसे ही उसने थोड़े दिन बाद जब मैं नेशनल कैंप अटेंड कर वापस घर आया तो देखा कि ये बॉक्सर कौन है, तो देखा कि मेरा भाई है। फाइट करी तो उसने मेरे को गिराया क्योंकि ताकत ज्यादा थी। तो बड़े भाई ने, जो कोचिंग कर रहे थे बड़े भाई राजेश कुमार राजू, मेरे गांव का नाम हाथ में लगाते हैं, ना कि अपना गोत्र और अपनी जात धर्म यूज करते हैं, अपने गांव का नाम साथ लगाते हैं। आप सबको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सब भी अपने गांव क्षेत्र का नाम लगाइए, जात धर्म और क्षेत्र में कुछ नहीं रखा। तो उसके उसके बावजूद फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। दूसरे भाई हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल तक गए, मैं भी मेहनत करता रहा। बहुत सी मुश्किलें आई, बड़े भाई थे उनका लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि हम दोनों को ट्रेनिंग करता था कि ये तो पागल हो चुका है, ये क्या करके मानेगा। जब हम करते रहते थे मेहनत, हिसार हॉस्टल में भी गए, हिसार हॉस्टल में भी बड़े भाई गए, साथ में प्रैक्टिस कराते थे, गाइडेंस देते रहे, कंटिन्यू करते रहे हम मेहनत। लेकिन उस टाइम कॉल करना बुलाते थे क्योंकि हम दोनों भाई मेहनत करते थे और वापिस आ जाते थे, किसी से फालतू बोलचाल नहीं। एक एज होती है, एक उम्र होती है, उसमें सब इधर उधर ध्यान डाइवर्ट होता है। तो लेकिन उस जगह पर हम एक मौजूद रहे, अपने लक्ष्य पर निपुण रहे, क्योंकि बड़े भाई का गाइडेंस और समय समय पर हमें हमारी देख रेख चलती रही, अब तक चलती आ रही है। तो उस कठिनाइयों के बावजूद हम मेहनत करते रहे। 2008 में फर्स्ट टाइम मैं 2006 में 5 में मैं तैयार हो चुका था, इंडिया नंबर 1 हो चुका था। लेकिन 6 में फिर मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स का मौका मिला, नहीं एशियन गेम का मौका मिला, और एशियन गेम में मैं क्वार्टर फाइनल तक, ओलंपिक चैंपियन कजाकिस्तान जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री मानी जाती है, कजाक उज्बेक, तो उससे मैं लॉस हुआ क्वार्टर फाइनल फाइट में। उससे पहले मैंने 2 मुकाबले जीते और दोनों ही आउट स्कोर, मतलब कि आरएससी किया सामने वाले को। और उसके बावजूद फिर मेहनत चलती रही। फिर 7 में मैंने नेशनल गेम में गोल्ड जीता जो कि गुवाहाटी में थे। फिर लोगों के कमेंट सुनते रहे, लेकिन बड़े भाई ने मुझे लक्ष्य दिया और समय समय पर गाइड करते रहे। उनका भी मजाक उड़ाते थे जब वो मतलब कि कहीं किसी का जिक्र करते थे, जैसे मुझे क्षेत्र में उन्होंने किया, उस दौरान भी मुझे वहां पर ले गए। उसके बावजूद फिर वो उन्होंने एमए इंग्लिश की करनाल के अंदर 2008 सर फिर मुझे अपने साथ ले गए। और लेकिन कठिनाइयां चलती रही, लक्ष्य मिलते रहे, परेशानियां आती रही। उसके बावजूद मुझे 2008 में जब मैंने ऐसे खिलाड़ी को हराया जो कि इंडिया में किसी से नहीं हारे थे, हमारे सीनियर भाई साहब सोम बहादुर पुन बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, तो उनको बीट करने के बावजूद फिर मुझे 2010 तक कोई मौका नहीं मिला। दोस्तों 8 के बाद जब मुझे 10 तक इग्नोर किया गया, 2010 तक
मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहा और मेहनत, जबकि 8 में चैंपियन हुआ था तो मुझे 10 तक मेजर टूर्नामेंट कोई मौका नहीं मिला, चाहे वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हो चाहे एशियन चैंपियनशिप हो, जबकि मैं हकदार था। सच्चाई कड़वी होती है, जो भाई देख रहे हो और सुन रहे हो, फील कर रहे हो, सच्चाई एक्सेप्ट कीजिए। मौका तो देना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं मिला। लेकिन फिर भी मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए मेरे बड़े भाई, जो एक कोच है, बॉक्सिंग कोच कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राजेश कुमार राजून, अपनी सेवा दे रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एज ए बॉक्सिंग कोच। वो मेरे साथ रहे हर टाइम, हर लंबा परछाई बनकर मेरी हिम्मत नहीं आने दी। और मेहनत, वो कहते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, जब मेहनत के साथ संघर्ष से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाती है। तो इसी दौरान मेरे को एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी सीनियर हमारी टीम के कोच है, उन्होंने बोला कि बॉक्सिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो आप रेलवे में हो, टीटी हो, नौकरी करो, पैसा कमाओ। तो मैंने गुस्से में कोच का हाथ पकड़ लिया और बोला कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेरे हाथ से गई है, कॉमनवेल्थ गेम्स मैं ही खेलूंगा और गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो उन्होंने हंसते हुए बोल दिया, इग्नोर कर दिया। तो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेहनत कर मुझे मौका मिला कॉमनवेल्थ गेम्स का, और मैंने गोल्ड मेडल जीता। जो एक गुरु तो सबके होते हैं, लेकिन मैं कोच इसलिए था क्योंकि वो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे पाला पोसा था, और वो मेरा दर्द, मेरी मेहनत, मेरी फील, मेरा परिश्रम सब कुछ समझते थे। तो उन्होंने, वो उस टाइम पे नेशनल कैंप अटेंड कर रहे थे एज ए कोच औरंगाबाद में। व्रत रखा हुआ था उनका, एक ममता और प्यार बताता हूं मैं, वक्त रखा हुआ था, व्रत उन्होंने रखा हुआ था उस टाइम पे। जब मैंने गोल्ड मेडल जीता तो तब उन्होंने व्रत, नवरात्रों का व्रत खोला अपना। तो उसके बावजूद फिर मुझे एशियन गेम्स से इग्नोर किया गया 2010 में जो होने थे। लेकिन फिर मेरे हौसलों को उड़ान देने वाले बड़े भाई राजेश कुमार राजून, क्योंकि मेरे कोच है, उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, मंजिल बहुत ऊपर है, कुछ नहीं होता, ये तो लम्बे चलते रहते हैं, कभी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, हर जगह, बोला तेरा लक्ष्य बहुत ऊपर है, तू मेहनत करता रहो। तो उनके दिखाए रास्ते पर कंटिन्यू फिर मेहनत की। 2011 में फिर एशियन चैंपियनशिप थी, वो भी नहीं मिला मुझे मौका। फिर मैंने मेहनत की और हार्ड वर्क किया। मेरे हाथ में 2008 में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बावजूद भी मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहा, प्लास्टर करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। 10 में कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता, उसके बाद 11 में जब एशियन चैंपियनशिप नहीं जीगी, फिर मैंने मन उदास किया तो बड़े भाई ने फिर मेरे को बोला तेरे से ग्रेट बॉक्सर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर, तेरी मेहनत तेरी कामयाबी है, लगा रहा। फिर उनकी गाइडेंस से फिर मैंने जिदारी की और 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला, जिसमें मैंने सबसे पहले ओलंपिक क्वालिफाई किया। और उसके बाद फिर मुझे कोई स्पॉन्सर फर्स्ट टाइम मिला, OGQ, और उसके थ्रू फिर मैंने अपने अंगूठे की सर्जरी, अच्छा उपचार करवाया। फिर मैं ओलंपिक में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। फर्स्ट फाइट में मैंने ओलंपिक में एशिया चैंपियन को हराया, लेकिन सेकंड फाइट जो कि लंदन के लोकल बॉय के साथ थी,
जो उस टाइम का वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर था। वो फाइट में जीता हुआ था, आप लोग नेट पे यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन मुझे हरवा दिया गया क्योंकि लंदन में ओलंपिक गेम हो रहे थे और वो लंदन का लोकल बॉय था, सिर्फ यही कारण था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी मेहनत नहीं हारी, मेरे कोच ने फिर मुझे लक्ष्य दिखाया कि ओलंपिक मेडल जरूर जीतना है। बोले यहाँ तक पहुंचने के लिए तूने बहुत मेहनत की है और अब मेहनत का परिणाम तुझे मिलेगा। उसके बाद फिर 2013 में मैंने एशियन मेडल जीता। 2010 से 14 तक मुझे इग्नोर किया गया। 14 में जाके मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, वो भी जैसे बॉक्सिंग में रेसलिंग में उस टाइम पे 2-3 खिलाड़ियों को मिला था, तो बॉक्सिंग की अचीवमेंट 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में, रेसलिंग गेम में बहुत अच्छी थी, तो 3 या 4 को भी दे सकते थे। तो बॉक्सिंग के लिए मेरे सीनियर बड़े भाई को सीनियर बड़े भाई हैं, दोस्त हैं मेरे सीनियर बॉक्सर, उनको चुना गया। लेकिन मेरे पॉइंट ज्यादा थे तो मुझे इग्नोर किया गया अर्जुन अवार्ड के लिए। लेकिन फिर भी मेहनत नहीं आ रही। जो मेरे कोच थे, एक कोई भी कोच पर्सनल किसी बच्चे के लिए बैर नहीं लेता, लेकिन क्योंकि उनका फ्यूचर देखना होता है उनको ऊपर जाने के लिए। लेकिन मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे बड़े भाई थे, इसीलिए वो कोर्ट में आके आए और उन्होंने सरकार को के साथ बातचीत की। जब मुझे इग्नोर किया तो फिर हार कर जी से सबसे बातचीत की, आग्रह किया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी, तो सिर्फ आश्वासन मिलते रहे। फिर उन्होंने हार नहीं मानी और कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर पहली पेशी पर तारीख पर मुझे कोर्ट ने अर्जुन अवार्ड घोषित किया। और फिर मुझे एकांत में अर्जुन अवार्ड मिला, लेकिन मुझे उसकी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो मेहनत इतनी करता है बचपन से बच्चा, कहा 97 से 98 में फर्स्ट टाइम चैंपियन होता है और फिर कंटिन्यू संघर्ष करने के बाद एक 2010 में पहचान मिलती है, मौका मिलता है, उसके बावजूद भी इग्नोर करते रहे। 2014 में भी कोर्ट केस करके हमें अपना इंसाफ मिला और अर्जुन अवार्ड राष्ट्रपति भवन में सबके सामने मिलना चाहिए था। वो सिर्फ एकांत में खेल मंत्रालय में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हाथों मुझे दिया गया। उसके बावजूद फिर मेहनत चलती रही, वो विवाद हुआ, उसी कारण मुझे कोई स्पॉन्सर था वो भी चला गया। फिर भी मैं लगा रहा, एक मेहनत करता रहा और फिर 2014 कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम में खेला, लेकिन क्वार्टर फाइनल 5 वर्ल्ड चैंपियन और एशिया चैंपियन, उनके दौरान वर्ल्ड चैंपियन ही थे, मतलब कि इंग्लैंड का था, वो भी रैंकिंग प्लेयर था, ओलंपियन था, और लेकिन जीता हुआ था। लेकिन क्लोज फाइट में उनके पक्ष में जो कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं ब्रिटिश का होल्ड रहता है इंग्लैंड का, तो उनके पक्ष में ही फाइट जाती है तकरीबन, तो वहां भी मेडल से वंचित रहा मैं। फिर मेहनत करी, एशियन गेम में भी क्लोज फाइट थी, लेकिन मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया और उसके बावजूद फिर मेहनत करता रहा। कोई स्पॉन्सर नहीं था, कुछ नहीं था, इंजरियां थी जो मसलों में होती रहती है, क्योंकि मेहनत ज्यादा हो गई और ऊपर कुछ नहीं था। मतलब कि स्पॉन्सर बहुत महत्व रखता है हर खिलाड़ी के लिए, क्योंकि जहां तक मुझे पहुंचना था, जहां तक मेरे कोच पहुंचा सकते थे पहुंचाया उन्होंने, लेकिन एक फाइनेंशियली हेल्प होती है और तरीके की भी हेल्प होती है, क्योंकि जो स्पॉन्सर थे उनकी वजह से 2011 में स्पॉन्सर था, उनकी वजह से मैंने 8 से 11 तक दर्द को पिया और अंगूठे की सर्जरी करवाई।
उनके दौरान ही मेरी नाक में प्रॉब्लम रहती तो मैंने नाक की सर्जरी करवाई। लेकिन जैसे ही कोर्ट केस किया गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पे तो वो अपना हाथ पीछे कर गए, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। 1 साल मैंने कंटिन्यू, मेरी हैमस्ट्रिंग थी 2013 में, मुझे हैमस्ट्रिंग टांग में हुई थी, लेकिन अच्छे फिजियो सिर्फ एक था तो ध्यान नहीं दे पाता था हमारे कैंप में, क्योंकि 40 बच्चे थे वो प्रॉपर किस किस के ऊपर ध्यान दें। एक फिजियो थे लेकिन ध्यान नहीं दे पाते थे, ऊपर से कोचिज की मारा मारी। तो फिर अपने आप को प्रूफ भी रखना कि मैं फिट हूँ, तो कंटिन्यू मेहनत करता रहा। वो जो छोटी सी हैमस्ट्रिंग की इंजरी थी वो बढ़ती चली गई और मुझे नहीं पता, मैं फिर भी मेहनत करता रहा, मुझे नहीं पता वो कब जाके ज्यादा वो हो जाएगी, ज्यादा इंजरी बन गई उसकी। लेकिन मैंने फिर 1 साल 1.5 साल मैंने परमिशन ली संधू कोच साहब से और मैं साइकिल पर अपनी फिटनेस मेंटेन करता रहा। लेकिन उसके बावजूद फिर जब क्वालिफाई राउंड था तो फिर स्पॉन्सर की बात आती है। जैसे ओलंपिक पोडियम के लिए प्लेयर छांटे जाते हैं कि बेस्ट प्रदर्शन होने के बावजूद 10 प्लेयर छांटे गए जिनमें जो कि ओलंपिक के लिए दावेदार माने गए। उन दावेदारों में मैं नहीं था। टॉप स्कीम होती है टारगेट ओलंपिक पोडियम, उसके लिए सरकार मंथली बच्चे की फाइनेंशियली भी हेल्प करती है और जरूरतमंद जैसे कि ग्लव्स, रिंग शूज, कोई भी चीज है उनकी भी हेल्प करती है और फिजियो फिटनेस ट्रेनर पर्सनली भी हेल्प करती है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन मैं वहां भी उससे वंचित रहा, मुझे फिर भी कोई स्पॉन्सर नहीं मिला और ना ही मुझे टॉप स्कीम में शामिल किया गया। उसके बावजूद भी फिर मेरे कोच ने मुझे हारने नहीं दिया और बोला मेहनत कर, तू क्वालिफाई करके आएगा। फिर मैंने जो 10 खिलाड़ी, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम समेत 10 खिलाड़ी शामिल थे उसमें टॉप स्कीम में जो सरकार हेल्प करती है उसमें, लेकिन मेरा नाम नहीं था। जबकि उन 10 में उस टाइम का कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट मैं ही इकलौता था और मेरा ही नाम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, 1.5 साल साइकिल चला के अपने आप को फिट रखा और 2016 में रियो के अंदर क्वालिफाई किया, जिसमें से उन 10 में से सिर्फ 2 खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाए, शिवा थापा और विकास कृष्ण यादव। तीसरा खिलाड़ी मैं था जिसके पास ना स्पॉन्सर ना उस स्कीम में शामिल, फिर भी मैंने क्वालिफाई किया। और फिर क्वालिफाई करने के बाद सरकार के हाथ मेरे आगे आए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के हाथ मेरे आगे आए कि आपको बोलो क्या चाहिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनकी हेल्प से मैंने बोला कि अभी 1 महीना ओलंपिक का जून में मैंने क्वालिफाई किया है, अगस्त में, जुलाई के एंड और अगस्त में ओलंपिक है, क्या हासिल कर लूंगा मैं आपकी फैसिलिटी का? कोई बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा। पहले मिलता तो मैं अपनी और अच्छी तैयारी कर पाता, लेकिन सरकार है, सरकार के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जितने दिन है उतने दिन आप जो हमसे हेल्प ले सकते हो वो लीजिए। तो फिर उन्होंने मेरे कोच को, पर्सनल कोच राजेश कुमार राठौर को मेरे साथ जोड़ा और इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो उसका बेनिफिट हमने उठाया। और फिर उसके बावजूद ओलंपिक में भी भारतीय खेल प्राधिकरण ने सपोर्ट किया और कोच को मेरे साथ भेजा, बड़े भाई को। और वहां पर भी किस्मत ऐसी है कि मेहनत करते रहे, लेकिन फर्स्ट फाइट में मैंने लंदन ओलंपिक के ब्रोंज मेडलिस्ट को हराया, जो कि यूथ ओलंपिक चैंपियन, यूथ वर्ल्ड चैंपियन था। लेकिन सेकंड बाउट करंट के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन से मैं लॉस्ट हो गया, उज्बेकिस्तान के बॉक्सर से। लेकिन अच्छी फाइट लड़कर, वो कहते हैं ना, मान जो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मेहनत करता रहा, जज्बा था,
अच्छी फाइट लड़ी उसके साथ, ना कि मेरे को ये था कि ये वर्ल्ड उस टाइम का सिल्वर मेडलिस्ट वर्ल्ड रैंकिंग 1 है, क्योंकि मैंने भी ओलंपिक मेडलिस्ट को रहा है, यूथ चैंपियन, यूथ ओलंपिक चैंपियन, यूथ वर्ल्ड चैंपियन को रहा था, लेकिन मैं अपना हौसला नहीं आ रहा और मैंने अच्छी फाइट लड़ी उस बॉक्सर के साथ, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। और उसके बाद कंटिन्यू फिर जारी करता रहा, फिर भी कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ। 17 में फिर, 16 में फिर नेशनल हुई, 16 के बाद 17 में नई फेडरेशन बनी। 2012 से 16 तक कोई फेडरेशन नहीं थी बॉक्सिंग की। 2016 में फेडरेशन आई, 17 में, 16 में ओलंपिक के बाद फेडरेशन आई नहीं, और मैं फिर नेशनल खेला। नेशनल खेलने के बाद फिर इंटर रेलवे खेला। पहले रेलवे के लिए ट्रायल हुई, क्योंकि मैंने 16 में 64 वेट में काफी इंजरी आ रही थी, तो मैंने 64 ड्रॉप कर दिया अपना वेट और मैं 69 में प्रवेश कर गया, क्योंकि मेरे बड़े भाई बोले कि ज्यादा इंजरी आ रही है, अब तू वेट बदलते अपना, क्योंकि कब तक इतना वेट तोड़ेगा, और अब 69 वेट कैटेगरी ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने जब 69 वेट कैटेगरी में आया, तो फिर आने के बाद फिर वो होंगे ना रेलवे टूर्नामेंट में फिर मेरा ट्रायल के लिए, जो 69 वेट कैटेगरी में थे, हम कॉमनवेल्थ के सिल्वर मेडलिस्ट थे, मनदीप जांगड़ा अच्छे प्लेयर थे, तो बोले ट्रायल होगा, तो मनोज ट्रायल जी, जीता। हाँ जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगा सेशन फिर कहीं एक्सपायर ना हो जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हैं जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम हमने कुछ पूछना है, और कुछ टीचर्स भी पूछना चाह रहे हैं। हमारे डॉक्टर अमरप्रीत सर भी बैठे हैं, और इसके बीच में हमारे एक मिस्टर हरविंदर हैं जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जालंधर में, वो भी बैठे हैं, और बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं जो जालंधर से हैं और सराउंडिंग पंजाब से हैं, वो भी बैठे हैं, और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी उस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन तो मेरे को लगता है मैं डॉक्टर अमरप्रीत सर को ही कहूंगी कि वो स्टार्ट करें उधर से, फिर उसके बाद बाकी। ओके, डॉक्टर अमरप्रीत सर, ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो नाउ इट्स विजिबल राइट। ओके मनोज जी नमस्कार। हेलो हेलो, जय हिंद सर। हाँ जय हिंद भाई, नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मैं एक क्वेश्चन तो नहीं, मैं एक ऐसे ही आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि भाई अब ऐसा माहौल चल रहा है, कोविड-19 का चल रहा है, तो आप बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन, क्या कहना चाहते हो बच्चों को कि भाई वो कैसे घर में बैठे ही मोटिवेट हो पाए? क्योंकि अभी सभी फिक्स है की जगह पर सभी सोच रहे हैं क्या बनेगा आगे, घर से निकल नहीं पा रहे, तो कई स्पोर्ट्समैन सभी अंदर हैं घर में, तो हाउ यू वांट टू डिलेबरेट इट कि भी वो कैसे अपना समय को इस्तेमाल कर पाए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप देख रहे हो कि दाढ़ी बड़ी बड़ी है, बाल बड़े बड़े हो गए, ये क्वाइट का ही वो है कि हम अपने घर में बैठे हैं, और बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा मौका है कि हम घर में ही रहें, और घर में बैठकर हम अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन कर पाते हैं, वो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज, आप रस्सी कूद सकते हैं, आप स्टेयर कर सकते हैं, घर में पैड़ियां होंगी, और आप देसी हमारी कहावत है पहलवानी, देसी डंड मार सकते हैं, आप डिप्स लगा सकते हैं, पेट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, ऑन बॉडी वेट आप सब कुछ कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स में है सब प्लेयर जानते हैं, और नेट पे भी सर्च कर सकते हो आप ऑनलाइन, और बाकी एक्सरसाइज जो देखनी है आप बॉक्सर मनोज कुमार फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम
बॉक्सर मनोज कुमार ट्विटर, उस पे भी शेयर करता रहता हूँ मैं, उस पे भी आप देख सकते हो। और बाकी जो जो मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो ये सब करने में असमर्थ है, एज्ड हैं या बच्चे हैं, तो वो योग कर सकते हैं। बाबा रामदेव जी के योग पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। आप लोग वो योग करके अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर। सर अगला क्वेश्चन ले लें डॉक्टर अमरप्रीत सर। अगला क्वेश्चन के लिए मैं दूसरों को कह दूं। डेफिनेटली मैम, थैंक यू मनोज जी, थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर। ओके सर, मिस्टर हरविंदर सर हैं जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स के। हरविंदर सर, आप अपना क्वेश्चंस ले सकते हैं। शायद वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसी के बीच में बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो जो बाहर से हैं, एलपीयू के बाहर से जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, मैं उनपे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मनोज जी से जो चाहे वो पूछ सकते हैं अभी। ओके, तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मनोज जी, आप क्वेश्चन तो नहीं है, एक एडवाइस ये है। आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप कितना टाइम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं? देखिए मैडम, वो खुद पे डिपेंड है, आपका शरीर कितने घंटे आपको अलाउड करता है। देखिए जब हम नेशनल टीम में होते हैं, जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कैंप लगता है, उसमें सभी बच्चे शामिल होते हैं, तो काफी 3-3 घंटे 4-4 घंटे दिन में हो जाते हैं, सुबह और शाम। और हम घर पे हैं तो हम नॉर्मली फिटनेस मेंटेन के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइजें करते हैं, क्योंकि एक टूर्नामेंट को देखते हुए अपना टारगेट अचीव करने के लिए उसी को देखते हुए उसके उसी प्रकार से मेहनत की जाती है कि कब बॉडी पीक पे लानी है, कब स्ट्रेंथ लेनी है, कब इंडोरेंस मेंटेन करना है। तो अभी हम लोकल प्रैक्टिस करके अपने घर पर रही थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करके अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। पर ऐसे जब आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो इट मींस आप मिनिमम 8 आवर्स देते हैं प्रैक्टिस को? बिल्कुल, जब हम नेशनल टीम में या सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं, पूरी फैसिलिटी होती है, सब कुछ होता है, जैसे नेशनल कैंप होता है जब उसमें पूरी फैसिलिटी होती है, पूरा सब कुछ होता है, तो उसके माध्यम से हम टोटली दिन में 8 घंटे लगाते हैं। 8 घंटे लगाते हैं, ठीक है। राजकुमार सर, एचओएस सर, आप अपने बातें एक बार शेयर कर लीजिए अपने इनके साथ, मनोज जी के साथ। राजकुमार जी सीनियर है, वो करे। सर की आवाज नहीं आ पा रही। राजकुमार जी सीनियर हो, आप करो। आवाज नहीं आ पा रही है सर की आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, मनोज कुमार जी नमस्कार। मेरा तो आपके मतलब आप अम्बाला से है और मेरा घर आपके रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। पूरन सिंह के ढाबे पे हमने बड़ा खाना खाया है, तो सारा बचपन मेरा उधर का ही बीता हुआ है। आपसे मिलकर, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब तो मैं इधर आ गया, पर एक मतलब कॉम्प्लीमेंट है, आपसे ज्यादा आपके बड़े भाई को नमन करने का ज्यादा मन कर रहा है। मतलब सुन के ना, मतलब सच में मतलब 2-3 बार तो रोते मतलब रह गया कि यार ये जिंदगी है एक्चुअल में। तो मतलब आपने तो स्ट्रगल की है, वो तो डेफिनेटली है, लेकिन आपके भाई को बहुत बहुत सादर मतलब मन से दिल से प्रणाम। कभी मिले हमसे तो हमारी तरफ से जरूर कहिएगा उनको। आपको तो डेफिनेटली है मोटिवेशन। जनाब सर, हिंदी में राजेश कुमार राजौंद के नाम से सब कुछ है उनका, हिंदी में राजेश कुमार राजौंद, फेसबुक सोशल मीडिया सारा वो यूज करते हैं। तो अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग कोच है और वहीं पर सेवा दे रहे हैं। और आप अटैच सोशल मीडिया के माध्यम से अटैच हो सकते हैं। डेफिनेटली मेरा घर कुरुक्षेत्र में भी है जी, 13 सेक्टर में। अब मैं जिधर गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया, मैं उनको स्पेशल नमस्कार करके आऊंगा। बहुत अच्छा लगा। और डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है ना,
वो तो एक अपने आप में लर्निंग लेसन है। बच्चे जो सुन रहे हैं, जिन लोगों ने आपका ना सेशन 2 बार छूटा, तो आप ये देखिए दोनों बार 100 बच्चे अपने आप आए, हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो पहली बार ही आपकी जो 5-10 मिनट की बात रही, उससे ही इतनी कड़ी जुड़ गई कि 3 बार हमें दोबारा इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप जुड़ते रहे। आपकी तो लाइफ मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से आपका टाइम निकालने के लिए। धन्यवाद सर, आपने बड़े भाई को श्रेय दिया। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी परेशानियों को देखते हुए, मेरे संघर्ष को देखते हुए किताब लिखी है। किताब का नाम दोबारा बोलिए, कट गया, कहीं रह गया। हाँ जी, परिस्थितियां। अच्छा जी, परिस्थितियां। परिस्थितियां। वेरी गुड, वेरी गुड जी। हम वो किताब खरीद कर पढ़ेंगे भी और आपसे साइन करवाएंगे उस किताब पे। लिखित है, वो चल रही है, रुकी नहीं है, वो चल रही है। और जब वो पूरी मतलब कि जब मेरा गेम बिल्कुल एंड हो जाएगा, जब मैं बॉक्सिंग छोड़ दूंगा, उस टाइम वो भगवान ना करे आपका गेम एंड हो, आप भी बहुत बढ़िया कोच बनेंगे। अर्जुन अवार्ड के लिए आपको वेट करनी पड़ी, पर मेरे को लगता है कोच के अवार्ड के लिए आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप पहली बार में मिल जाएगा। थैंक यू राजकुमार सर, आपकी आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, प्लीज चेक। हाँ जी, हाँ जी जी, जी जी। सत श्री अकाल जी। हाँ सत जी, श्री अकाल मनोज जी। हेलो सर, आवाज आ रही, तुसी गल करो। हाँ मनोज जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮ ਚੋਂ 2010 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਔਰ ਰੈਸਲਿੰਗ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਵਾਨੀ ਹੈ, ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਮਿਨੀ ਕਿਊਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਿਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਥਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। इदा भी बहुत सारा हमने सुना है कि उधर जो एक सेंटर में से बच्चा आता है, जहाँ का अच्छा सेंटर चलता है, दूसरे सेंटर वालों को ऊपर नहीं आने देते। आपको कोई ऐसी परेशानी जब तक आप नेशनल कैंप में नहीं आए, उससे पहले की कैसे कैसे आपको परेशानी कोई आती रही, ऐसी कोई आई या नहीं आई? और दूसरी बात, साथ में दूसरा भी साथ में ले लीजिए। जैसे जैसे आप नेशनल कैंप में आगे आपको सभी फैसिलिटी मिलती रही, उससे पहले जब तक आप कैंप में नहीं आए, आपको जितनी डाइट कैसे मैनेज करते थे, किस टाइप की लेते थे, वो भी आप इसके साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। देखिए, मैं उसके लिए बताना चाहूंगा कि बड़े भाई मेरे से भी अच्छे प्लेयर थे। खासियत में आपको, जैसे आपने बताया कि भिवानी गढ़ माना जाता है, हम घर से ही 7 बॉक्सर हैं और 7 बॉक्सर में से 4 खुद बड़े भाई को मिला के 4 ऐसे भाई हैं जो भिवानी में हराकर, भिवानी के बॉक्सर को हराकर चैंपियन बने हुए हैं। वेरी गुड। और दूसरी बात आपने बोला कि ऐसी कठिनाइयां, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हरियाणा के अंदर ही हर बार चैंपियन होता था। 98 से 2004 तक सब जूनियर था मैं, लेकिन मेरे को 99 में मैंने मेडल जीता, नेशनल कैंप में 2000 में फिर मैंने नेशनल मेडल जीता, फिर मैं नेशनल कैंप में, उसके बाद 2001 में फिर मैं स्टेट चैंपियन बना, 2 में फिर मैं स्टेट चैंपियन बना, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया, नेशनल खेलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि सिफारिशें चलती हैं खेलों में बहुत और सब कुछ चलता है। जबकि मैं इकलौता ऐसा था, पुराना खिलाड़ी था कि कंटिन्यू नेशनल मेडल दे रहा था, तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। लेकिन मेरा चैंपियन होने के बावजूद भी, जैसे बड़े भाई थे, मेरे दूसरे भाई थे, उनको मौका नहीं मिला चैंपियन होने के बावजूद, ऐसे मुझे भी नहीं मिला। लेकिन बाई चांस 2003 में एक बार मुझे मौका मिला और फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। 2003 में ही मैं फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला और 2003 से कंटिन्यू टूर्नामेंट खेलता रहा, नेशनल, सब जूनियर में भी नंबर 1 रहा और
सीनियर में 2005 में आया, 5 से 2018 तक कंटिन्यू नंबर 1 रहा। और रहे आप बचपन में जो फैसिलिटी नहीं होते हुए मतलब नेशनल कैंप से पहले जो आपने बोला कि डाइट क्या होती थी घर पे, गांव में, गवांड में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सड़क खोदते हैं उनको रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें ताकत होती है, इतनी ताकत हो जाती है कि सारे उनके शरीर की क्षमता, हम इतने देर संघर्ष करते हैं फिर भी हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो वो कर पाते हैं। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि संतुष्टि और संघर्ष, जब जोश जज्बा कुछ करने का हो तो डाइट वाइट सब अमीरों के तोतले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हम तो ठंडे पानी के लिए भी तरसते थे। ठंडा पानी, दुनिया जूस पीती थी, हम ठंडा पानी पी के घर में जाके दूध की कच्ची लस्सी बना के, मेरे पिताजी तैयार मिलते थे और कच्ची लस्सी बना के, और जितना उनसे हो सकता था उतना करते थे। लेकिन हमने कभी ये चीज सोची नहीं कि डाइट होनी चाहिए, वो होना चाहिए या वो होना चाहिए। डाइट वाइट का सोचते तो क्या पता यहाँ तक पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। जिनकी डाइट थी हमने वही स्टेट में तक के खाते देखा है। ये सब एक ब्लैम होता था। बॉक्सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बॉक्सर साल में कभी जो वेट कैटेगरी वेट तोड़ते हैं वो बेचारे साल में एक आधा दिन ही होगा जो तीनों टाइम खाना खाते होंगे। तो डाइट वाइट तो देखिए, ये तो एक बाद की बातें हैं, ऊपर लेवल आके पता चलता है। जब तक नॉलेज नहीं होती बच्चों को तब तक तो उनकी मेहनत ही डाइट वाइट। आप डाइट में सर पूछना चाह रहे हैं कि आपकी डाइट रूटीन में आप क्या क्या लेते सर, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्यों था इससे रिलेट करता था। मनोज जी, बात ऐसी है, आपने बोला कि पहले हमको स्पॉन्सर नहीं मिला, जब स्पॉन्सर मिला तो बहुत कुछ मिल जाता है। वो डाइट का भी किसी बात की आपको नहीं प्रॉब्लम रहती। अगर आपकी डाइट अच्छी हो, मेहनत आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, 3 घंटे 4 घंटे एक सेशन में लगाते हो, जितनी मेहनत लगाते हो। देखिए सर, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, उसके लिए एक देखिए अच्छा डाइटिशियन और अच्छी फैसिलिटी, बहुत चीजें चाहिए होती हैं जो हम ग्रास रूट पे नहीं मेंटेन कर पाते, नहीं मिल पाती हमें ग्रास रूट पे। मैं कहना चाहता था कि गवर्नमेंट हमारे बच्चे ऊपर से मेडल लेके आते हैं, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कहना चाहता हूँ, हेलो हाँ जी, जब हमारे बच्चे ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में या एशियन में मेडल लेते हैं तब का टाइम, आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए सर, जब बच्चा अचीव करता है तो सब कुछ मिल सकता है। बच्चा अचीव करता है कुछ तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उससे पहले देखिए वो फैसिलिटियां नहीं हो पाई हैं जो होनी चाहिए। आप एक अच्छा ग्राउंड ही नहीं तैयार हो पाता, बाकी तो दूर की बातें। अच्छा ग्राउंड है तो कहीं कोच नहीं है, अच्छा कोच नहीं है, कोच है लेकिन वहां पे फैसिलिटी नहीं है ग्राउंड की। तो ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन है, डाइट, ट्रेनिंग, अच्छी फैसिलिटी, कोचिंग, सब कुछ का मतलब कि सबका एक मिश्रण होता है, और ये मिश्रण होना जरूरी है, तभी अच्छा खिलाड़ी तैयार हो पाएगा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मनोज। वेलकम मेरे को सर। लगता है हमारे बीच में मिस्टर हरविंदर जी हैं। हरविंदर सर, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी। शायद उनका आवाज नहीं आ पा रही है। और बच्चे और जो कोई पूछना चाहता है मनोज जी से, वो अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मैम पहले अनम्यूट करवाओ, सभी को अनम्यूट करवाओ, ये बच्चों को आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट है सभी बच्चे। हेलो मनोज सर, जय हिंद।
Yes, Pakhan sir. सर मैं जुडो कोच लवली यूनिवर्सिटी से सर, खुद भी मैं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मेरा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चों को बताओ, मुझे भी। जैसे आप ओलंपिक खेलने गए, जैसे आपको पता चलता है कि आपकी फर्स्ट बाउट वर्ल्ड नंबर 1 से है, तो इंडिया में तो खासकर कोच ऐसे हैं कि बोलते हैं यार तेरी फाइट तो वर्ल्ड नंबर 1 से पड़ गई। वो डिमोरलाइज ज्यादा करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो, वह हम जानना चाहते हैं, और जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको बताओ। देखिए, आप मोटिवेट होने के लिए सबसे अच्छी चीज है आप खुद का अंदर आपने मेहनत की है ना, तो सबसे बड़ा हौसला, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी मेहनत है। आप लोगों ने मेहनत की है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। और जब हम रिंग में उतरते हैं तो अपने माँ बाप का नाम लेके और अपने भगवान को याद करके और सब कुछ भूल के एक चीज याद करके जाते हैं, सिर्फ कि मैं आई एम द बेस्ट। जो खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन होता है वो था, लेकिन आज क्या पता आप बढ़ सकते हो। मैं ऐसे मोटिवेशन लेके जाता था कि ये कल था, लेकिन आज फाइट मेरी इसके साथ था, तो क्या पता मैं आज वर्ल्ड चैंपियन हूँ, आज का मैं हूँ। तो तब मैं रिंग में उतरता था। मैं यही मोटिवेशन देना चाहूंगा बच्चों को कि हौसले, लहरों से डर कर नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपना जज्बा, अपना हौसला जो इंसान खुद कर सकता है वो कोई और नहीं आपका कर सकता। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आंसर आपका, थैंक यू सर। मनोज जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे लोगों के, पर आपका हमने बहुत सारा टाइम ले लिया, बट हम आपका एक और सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड एनलाइटनिंग अस। भविष्य में भी हम आपके विचारों को सुनना चाहेंगे तथा आपके द्वारा बताई गई बातों को ये भी समय पर अवगत करेंगे। अंत में क्योंकि टाइम आप कुछ बोलना चाह रहे हैं मनोज सर, क्योंकि वो मेरे ख्याल जूम मीटिंग कट जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि लहरों से डर कर नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहे, जज्बा रखें जीत का और पॉजिटिव, और अपने से बड़ों को इज्जत दें, और अपने घर परिवार और अपने गुरुजन सबको इज्जत दें, और अपने मन को संतुष्ट रखें, और आप जिस फील्ड में हो उसमें मेहनत करें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ लीलाधर साहब है, वो हमारे साथ कार में थे, तो ये आपको मेरे बारे में बेहतर बता सकते हैं। पानी पाइप लेके लावे ना, इन्होंने भी हमारी ट्रेनिंग देखी है। और मैं भी यही कहना चाहूंगा लीलाधर भाई, आप भी बच्चों को उजागर करते रहे।